नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की हम ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जहां पहली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो आधुनिक नौकरशाही है, इस नौकरशाही का स्वरूप कैसा था और इस नौकरशाही का निर्माण किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था। इसके बाद जो इसकी पार्ट 2 था, यानी कि भाग 2 था, उसमें हमने राष्ट्रवाद की चर्चा करी थी और ये बात की थी कि जो आज के राष्ट्र राज्य हमें देखने को मिलते हैं, इन राष्ट्र राज्य का निर्माण किन उद्देश्यों के लिए किया गया था। तो यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। इसके साथ साथ कोई प्रश्न बनता है तो उस प्रश्न का उत्तर भी आप दे सकें। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। आज की वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे लोकतांत्रिक राज्य तंत्र की। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहली बात क्वेश्चन ये बनता है, जो आधुनिक लोकतंत्र है उसमें न्यायपालिका की क्या भूमिका है, या फिर जो आधुनिक लोकतंत्र है इसमें राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। कई बार इस क्वेश्चन को ना जोड़कर पूछ लिया जाता है कि आधुनिक लोकतंत्र में न्यायपालिका और राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर इस वाले पैराग्राफ से आपको मिलेंगे। लास्ट पैराग्राफ है ये इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो देखो, लोकतंत्र का मतलब तो ये होता है कि लोगों का शासन हो, जनता की ज़्यादा भागीदारी हो, जनता अपना शासन खुद करे। लेकिन ये जो परिभाषा ही जितनी अच्छी लगती है, उतने ही इस परिभाषा में दोष है कि जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब तो होता है जनता का शासन, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता खुद शासन करे, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जनता कहीं पर शासन कर ही नहीं रही है। इसलिए पैराग्राफ की शुरुआत वो करता है कि एक विरोधाभास सा हमारे मन में आ जाता है। क्या विरोधाभास आता है कि एक और तो हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र है, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो आज के देश हैं इनके पास कितनी ज़्यादा पावर हो चुकी है, इन्होंने ज़्यादातर शक्ति अपने हाथ में रख ली है। ऐसे में सरकार ऐसा लगती है जैसे तानाशाही हो, हमारे डेली रूटीन की हर चीज़ को सरकार कंट्रोल कर रही है, और ऐसे में हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र है। तो ये बात तो विरोधाभास है ही कि जनता का शासन है और दूसरी तरफ दूसरा बंदा हम पर शासन किया जा रहा है, अपनी मर्जी हम पर थोपे जा रहा है। लेकिन फिर भी कह रहा है कि विरोधाभास होना नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य ने यह कहा कि हम जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हमें आपने ही चुना है और हम जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करेंगे, क्योंकि हमारा आधार ही जनता है, हमारा आधार ही प्रभुसत्ता है। तो जब हम लोकतंत्र की थ्योरी की बात करते हैं, लोकतंत्र के सिद्धांत की बात करते हैं, तो आजकल जो चुनावी व्यवस्था में हमें दिखाई देता है, आजकल जो हम देखते हैं कि जो शक्तियां यूज़ कर रहा है वो कौन कर रहा है, राज्य यूज़ कर रहा है। तो ऐसे में कुछ लोग कहते हैं आज लोकतांत्रिक राज्य लोकतांत्रिक नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि ज़्यादातर पावर गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लोकतांत्रिक राज्य ही है, क्योंकि जनता ने ही उन्हें चुना है अपने प्रतिनिधि के रूप में। ऐसे में वो एक प्रतिनिधि होकर जो निर्णय ले रहे हैं वो जनता के हित में ही ले रहे हैं, ऐसा आप सोचकर चलिए। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताने वाला है, और लोकतंत्र के प्रति जो आपकी श्रद्धा है ना, उस श्रद्धा को थोड़ी सी ठेस भी पहुंचाने वाला है ये, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई। तो देखो, 18वीं शताब्दी से ये इतिहास शुरू होता है। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जब हम अमेरिका की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमेरिकन क्रांति हुई, ब्रिटेन में क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसके बारे में आगे चैप्टर में आगे इस किताब में बताया भी जाएगा। तो ऐसे में जो नए राज्यों का गठन हुआ, इन राज्यों ने गठन करते वक्त ये दावा किया कि हम लोग जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, हम लोग अब जनता की लीडरशिप करेंगे, जनता की इच्छाओं की लीडरशिप करेंगे। और अगर हमने जनता की इच्छाओं की लीडरशिप नहीं करी, तो ऐसे में हमारी सत्ता अब यहाँ पर टिकेगी नहीं। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, अमेरिकन क्रांति हुई, ब्रिटिश क्रांति हुई, इन क्रांति के माध्यम से एक बात तो पक्का सिद्ध हो गई। क्या बात सिद्ध हो गई? कि भाई अब ना जितने भी राजा बनेंगे या जितनी भी सरकारें बनेंगी, उन्हें ना जनता की इच्छाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। आप जनता से तटस्थता की भूमिका नहीं निभा सकते, आप जनता से दूर होकर शासन नहीं चला सकते। जैसे कि पहले के राजा थे, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं था, और जब जनता अपनी पर आ गई और राजा निरंकुश हो गए, तो जनता ने क्रांतियों के माध्यम से उन राजाओं की सत्ता छीन ली और सत्ता अपने आप में बांट ली। तो ऐसे में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई, इससे ये बात तो पक्का हो गई कि सरकारों को अब क्या करना पड़ेगा, जनता की इच्छाओं के माध्यम से लीडरशिप करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है कि लोकतांत्रिक राजनीति का अर्थ इसके सिवा कुछ है ही नहीं कि जनता ही शासन करेगी। लेकिन रियलिटी ये भी है कि जनता के लोग कभी असली शासक होते भी नहीं हैं। वो प्रत्यक्ष तौर पर कभी शासन नहीं कर सकते। हाँ, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ना जनता खुद अपने ऊपर शासन कर सकती है, और कब? जब देश की जनसंख्या ही बहुत कम हो, 50-100 लोग हों, तो क्या होगा, 100 ही लोग हैं मान लो किसी देश में, तो वो लोग क्या होंगे, एक साथ बैठ जाएंगे, बैठकर सारे निर्णय ले लेंगे, और निर्णय सामूहिक रूप से होंगे। ऐसा लगेगा सभी लोगों की भागीदारी है। लेकिन आज का जो राज्य है, वहाँ पर क्या है, लाखों करोड़ों की जनसंख्या है।
तो ऐसे में लोकतंत्र की ये धारणा बहुत काल्पनिक सी हो जाएगी, इमेजिनरी सी हो जाएगी क्या, कि भैया एक ऐसा शासन जिसमें लोग खुद शासन करेंगे, सभी लोगों की भागीदारी होगी, कानून बनेगा तो सबसे पूछकर बनेगा, कोई कानून हटेगा तो सबसे पूछकर हटेगा। ऐसा होना बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि इतनी बड़ी संसद, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ की जनसंख्या, सबको एक साथ कहीं बिठाकर और बिठाने के बाद सबका निर्णय एक जैसा लेना बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो ऐसे में इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ऐसी धारणा काल्पनिक होती है और इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर चुनाव करवाना होगा जहाँ जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी। और जब जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी, अपने शासकों को चुनेगी, तो वो लोग जनता की लीडरशिप करेंगे, वो जनता के उस भाग की लीडरशिप करेंगे जिस बड़े भाग ने उन्हें जिताया है। और ऐसे में सरकार क्या होगी, जनता के हाथों से शक्तियां अर्जित करेगी और जनता के लिए ही कार्य करेगी। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों का निर्माण होगा और ये राजनीतिक दल विभिन्न विचारधाराओं पर आधारित होंगे। इस प्रकार बहुत सारी जो विचारधाराएं होंगी, इसके माध्यम से एक दल निश्चित अवधि में शासकों को बदलने में, इवन लोकतांत्रिक राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ऐसे में इतनी सारी विविधताएं हो जाएंगी, इतनी सारी विचारधाराएं हो जाएंगी, इतने सारे राजनीतिक दल हो जाएंगे, इसी को बहुलवाद के रूप में जाना जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए बहुलवाद क्या है, तो बहुलवाद का मतलब यह है कि विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न विचारधाराओं का मिश्रण होंगे और ऐसे में एक विचारधारा एक समय पर शासन करेगी और ऐसे में दूसरी विचारधारा कभी भी उस शासन को बदल सकती है। ऐसे में विभिन्न जो विचारधाराएं हैं, विचारधाराओं की जो विविधता है, इसी विविधता को हम प्लुरलिज्म या फिर बहुलवाद के नाम से जानते हैं। चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में प्रतिनिधित्व भी होता है और शासन भी होता है, और दोनों में ही जनता की कोई भूमिका नहीं होती। ना तो लीडरशिप में जनता की कोई भूमिका होती है, ना ही शासन करने में जनता की कोई भूमिका होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये चुनावों के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से जनता के मूड को टटोलते रहते हैं कि इस समय जनता चाहती क्या है। ये सुनिश्चित करते रहते हैं कि क्या कार्य जनता के प्रिय हैं, कौन सा व्यवहार है जो लोग की इच्छा के हिसाब से है, जनता की इच्छा के हिसाब से है, और फिर ये अपने कार्यों को उचित ठहराते हैं कि भैया हमने देखो इसके लिए ऐसा किया, इसके लिए ऐसा किया। ऐसे में जैसे दो विचारधाराएं यहाँ पर उदाहरण के लिए दी गई हैं, एक होती है वामपंथी विचारधारा और एक होती है दक्षिणपंथी। वामपंथी वो लोग होते हैं जो निर्धनता दूर करने की बात करते हैं, और दक्षिणपंथी वे लोग होते हैं जो खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जो पूंजीवाद की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं। तो चाहे वामपंथी हों और चाहे दक्षिणपंथी हों, इन सब ने क्या करा, इन सब ने क्रांतियों को अस्वीकार कर दिया और इन्होंने कहा कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए भैया, जिस राष्ट्र के माध्यम से सारी सारी जनता खुशहाल हो सके। क्रांतिकारियों ने, प्रतिक्रांतिकारियों ने लोकतांत्रिक राजनीति का एक और तर्क दिया। उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोकतांत्रिक राजनीति हैं उसमें जनता का समर्थन होता है, जनता अपनी पसंद से किसी को शक्ति देती है, और जो बंदा शक्ति अर्जित करता है, जिस बंदे की सरकार बनती है, वो लीगल सरकार इसलिए है क्योंकि जनता ने ही उसे चुना है। इसलिए हमेशा की तरह इसका प्रदर्शन चुनाव पर होना चाहिए और वोटों के माध्यम से होना चाहिए। और बिल्कुल ये चीज़ें 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई और आज तक लगातार चलती जा रही है। बस फ़र्क इतना है कि पहले वोट डालने के अधिकार कम लोगों को थे और अब वोट डालने के अधिकार बहुत सारे लोगों को मिल गए, लगभग सभी को मिल गए जो वयस्क मतदाता होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की बात यही है। आगे बता रहा है, जब हम कुछ एग्जाम्पल दे रहा है कि किस प्रकार से लोकतंत्र में तानाशाही दिखती है, तो कह रहा है तानाशाही को सर्वथा लोकतांत्रिक माध्यमों से भी थोपने का रास्ता बना लिया गया। आगे चलकर बहुत सारी विचारधाराएं और बहुत सारे लोगों ने क्या करा, उन्होंने कहा जी हम तो लोकतांत्रिक हैं, लेकिन क्या हुआ, उनका शासन कैसा था, तानाशाही। जैसे आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज आप चाइना में देख लीजिए, चाइना में डेमोक्रेसी है, लेकिन जब आप चाइना की डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, चाइना के लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं वहाँ पर चुनाव ही नहीं हो रहा। शी जिनपिंग ने कह दिया भैया जब तक हम शासन में हैं, जब तक हम ही रहेंगे शासन में। पुतिन ने भी अपना ऐसे निर्वाचन करवा लिया। तो देखा जाए तो ये भी एक तानाशाही है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि लोकतांत्रिक राजनीति कला को तानाशाहियों ने भी कैसे अपना लिया। तो देखिए कैसे हुआ। ये काम किया सबसे पहले नेपोलियन ने। लुई नेपोलियन की बात किया तो फ्रांस में उसने क्या करा, जनता से जनमत करवाया, जनता की वोटिंग ली, और उसके बाद जब वो मंत्री बन गया, उसके बाद जब उसने संसदीय चुनाव जीत लिया, तो उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और सारी सारी शक्ति नेपोलियन ने अपने हाथ में ले ली। ठीक इसी प्रकार से हिटलर ने 1932 के आम चुनाव जीते, जर्मनी का चांसलर बना, फिर 1933 में एक बिल पास हुआ और उसके बाद उसने सारे अधिकार खुद प्राप्त कर लिए और खुद वो तानाशाह बन गया। तो यानी कि जो तानाशाह बन रहे हैं, ये तानाशाह भी लोकतांत्रिक राजनीति के माध्यम से अपने आप को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल इसी हिसाब से 1936 से लेकर 1938 के बीच में स्टालिन ने भी, जो कि सोवियत संघ का राष्ट्रपति था, इसने भी इसी दौर को देखा। जनता के बीच मान्य होने को प्रमाणित करने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक वैधीकरण कहलाती है। यानी कि लोकतंत्र के माध्यम से मैं क्या बनाऊं, राजा बना हूं, और ये लीगल है। तो आपसे पूछा जा रहा है लोकतांत्रिक वैधीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो जनता के बीच में अपने आप को लीगल रूप से प्रमाणित कर दे रहा हूं कि आपने ही मुझे चुना है, आपकी इच्छा की ही मैं लीडरशिप कर रहा हूं, और बदले में मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, चाहे वो तानाशाही प्रवृत्ति का ही क्यों ना हो, ये कार्य लोकतांत्रिक इच्छा में ही आएगा।
तो जनता के बीच मान्य होने को प्रमाणित करने की जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, अपने आप को सेटअप करना, ये क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक वैधिकरण। इसे प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका है एक चुनाव होना चाहिए। चुनाव में जनता वोट डालेगी, सारी पावर मेरे पास होगी और फिर मैं सारी डिसीजन खुद लूंगा, और मैं क्या कह दूंगा, ये सारी चीज़ें लोकतांत्रिक रूप से लीगल हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, अनुवांशिक आधार पर लोग बाग आते थे और सम्राट बन जाते थे, फिर उसके बाद उसका बच्चा, फिर उसके बाद उसका बच्चा, वो क्या होता था, राजा बनता जाता था, एक नेपोटिज्म चलता जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, ऐसे में लोगों ने विरोध करने लगे कि एक ही खास परिवार का बंदा राजा क्यों। लेकिन जब चुनावी व्यवस्था आई तो चुनावी व्यवस्था में चाहे बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा जीतता जाए, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो एक तरीके से अपनी सत्ता को लीगल करवाने का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? चुनाव। देखिए, जब हम ना पढ़कर पास होते हैं, जब चीज़ों को हम समझकर पास होते हैं, जब हम लाइनों को समझकर पास होते हैं ना, तो हम ना सिस्टम में अपना योगदान देते हैं। लेकिन हम ये सोच रहे हैं पेपर से एक दिन पहले पढ़ लेंगे और फिर हम पास भी हो जाएंगे और हमें डिग्री मिल जाएगी, लेकिन आप ना सिस्टम में कोई योगदान दे नहीं पाओगे। अगर आपको सिस्टम में योगदान देना है, वास्तव में ना एजुकेशन का यूज़ करना है ज़मीनी स्तर पर, तो इसके लिए ना आपको इन लाइनों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन लाइनों के जो गहराई भरे अर्थ है ना, उन्हें समझना जरूरी है। वरना ना कोई बंदा आएगा और पूछेगा लोकतंत्र क्या, आप कह दोगे लोगों में से लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुनी गया सरकार। लेकिन जब आप यहाँ पर ये 6 पन्नों पड़े हुए ना लोकतंत्र के ऊपर, आपका ना दिमाग खुल जाएगा, आप कहोगे अरे ये क्या है डेमोक्रेसी। ऐसा लग रहा है डेमोक्रेसी बनाई ही तानाशाह के लिए थी। तो एक गरीब ना जब भी सत्ता प्राप्त कर सकता है जब गरीब ना पढ़ने के बाद उस पढ़ाई का प्रयोग जमीनी स्तर पर लागू कर सके। और अगर गरीब रट कर ही पास हो रहा है ना, तो वो कभी भी ना समाज में चेंज ला नहीं पाएगा। इसी वजह से गरीब जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अमीर उसका लगातार शोषण इसलिए कर भी रहे हैं। उसका कारण यही है, दोनों की शिक्षा प्रणाली बिल्कुल अलग अलग सी है। तो देखो इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है, इस पैराग्राफ में यही कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जल्दी ही राजनीतिज्ञों को ये पता चल गया कि ईश्वर रीति किसी व्यक्ति यहाँ तक कि सेना को लामबंद करके भी सत्ता अर्जित की जा सकती है, लेकिन इस्तेमाल नहीं की जा सकती जितना कि जनता को लामबंद करके। यानी कि देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये बात तो पक्का पता चल गई, सभी राजनीतिज्ञों के बाद पता चल गया कि अगर आप ये कह रहे हो कि ईश्वर ने आपको शासन करने के लिए भेजा है, तो कुछ दिनों तक आप सत्ता चला सकते हो लेकिन शासन नहीं कर सकते। आपने कोई ना रीति रिवाज बना दिए, कोई परंपरा बना दी, तो भी आप कुछ दिनों तक शासन कर सकते हो लेकिन लंबे समय तक नहीं। कोई व्यक्ति डरा धमका के अगर शासन कराए तो वो भी कुछ दिन तक कर सकता है, लंबे समय तक नहीं। या फिर सेना के माध्यम से भी अगर आप सत्ता स्थापित कर रहे हो ना, तो सत्ता का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कभी भी जनता के बीच में आप लोकप्रिय नहीं हो पाओगे। आप पावरफुल तो हो जाओगे, आपकी पावर तो होगी, आप नियम कानून तो बनाओगे, जनता उन नियम कानून को शायद फॉलो भी कर ले, लेकिन जमीनी स्तर पर वो कार्य कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो आप सत्ता प्राप्त तो कर सकते हैं लेकिन सत्ता का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका है अपनी पावर का इस्तेमाल करना, वो ये है कि ईश्वर रीति किसी व्यक्ति, यहाँ तक कि सेना को छोड़ दो, आप सिर्फ जनता को अपने साथ कर लो। जनता के एक बड़े वर्ग की विचारधारा आपको फॉलो करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आप कहो हाँ तो वो कहें हाँ, आप कहो ना तो वो कहें ना। तो जनता को अगर लाभबंद करके हम अपना शासन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, शासन भी हमारे हाथ में होगा और शक्ति भी हमारे हाथ में होगी, और दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, शासन करना एक अलग चीज़ है और अपनी पावर का इस्तेमाल करना वो एक अलग चीज़ है। कह रहा है शासन के सभी अंगों में जो चुनाव की प्रक्रिया है, ये चुनाव की प्रक्रिया ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करती है। इसमें सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस के साथ नौकरशाही भी होती है। हालांकि इन सब का कोई दिखावा नहीं किया जाता, ये सब मिलजुल कर एक लोकतंत्र में काम करते हैं। चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे सशस्त्र बल हो, यानी कि सैनिक हो, पुलिस हो, नौकरशाही हो, ये सब अलग अलग नहीं बल्कि एकजुट होकर जनता के लिए कार्य करते हैं। यही आज की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो अब तक हमने ये पढ़ा है कि राजनीतिक दलों का क्या योगदान होता है, चुनाव का क्या योगदान होता है, एक लोकतंत्र में किस प्रकार से जनता को लामबंद करके एक व्यक्ति न सिर्फ अपनी पावर गेट कर सकता है बल्कि साथ ही साथ अपनी पावर का यूज भी कर सकता है। आगे इस चैप्टर का अगला प्रश्न शुरू होता है न्यायपालिका। तो देखिए न्यायपालिका का कार्य क्या है, कानून को बनाए रखना, कानून के माध्यम से जनता के बीच न्याय करना। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य पता है क्या है, यही न्यायपालिका जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती। एक तरफ तो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लोकतंत्र के एक पिलर है कौन, ज्यूडिशरी, न्यायपालिका। लेकिन ये विडंबना है, कह रहा है न्यायपालिका और समूचा कानूनी तंत्र लोकतंत्र का एक प्रमुख साधन रहा है। लेकिन विडंबना पता क्या है, चाहे पहले की बात हो चाहे आज की बात हो, लोकतंत्र के लिए अनिवार्य तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका को माना गया है और इसकी नियुक्ति भी इसी प्रकार से की जाती है, लेकिन ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती। यानी कि जनता के लिए न्यायपालिका का निर्माण किया गया है और वही न्यायपालिका जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। उसके पास जो केस आएंगे सिर्फ वो उनको डिसाइड करेगी, उनको डिसीजन देगी, लेकिन जनता के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि लोकतंत्र का एक पिलर है कौन, न्यायपालिका। तो एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि न्यायपालिका किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वहीं दूसरे हम देखते हैं कि न्यायपालिका ने साधारण जनता से अपना मुंह फेर लिया है। वो सिर्फ उतना बोल पाती है जितना सरकार चाहती है, या फिर वो उतना ही बोल पाती है जितना उसकी किताबों में लिखा है।
तो कह रहा है ये विडंबना है कि जनता के प्रति न्यायपालिका जवाबदेह नहीं है। न्यायपालिका के दो महत्वपूर्ण कार्य थे। एक कार्य था वो कानूनों को लागू करे और अगर किसी के बीच में कोई विवाद आ रहा है उसका निर्णय ले। कानून के लागू करते समय वो कानून की व्याख्या भी करती है, वो ये बताती है कि वास्तविक कानून क्या है। न्यायपालिका केवल विवादों का निपटारा नहीं करती बल्कि वो कानूनों की विवेचना भी करती है। वो यह भी बताती है कि किसी कानून का अर्थ क्या होता है। वो विवादों को निपटाने की प्रक्रिया में केवल व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि व्यक्ति और राज्य के बीच के मामलों को भी सुलझाती है। जनता का लीडरशिप होने का जो लोग दावा करते हैं उसके लीडरशिप को लीगल जो ठहराती है वो न्यायपालिका ही ठहराती है। यही एक कारण है कि चुने हुए नेताओं ने कभी भी प्रतिक्रियावादी बनकर न्यायपालिका की निंदा की है, क्योंकि उसे लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए नेताओं की इच्छा का विरोध किया है। यानी कि जब जब न्यायपालिका ने नेताओं की इच्छा का विरोध किया है ना, तब तब नेताओं ने क्या करा, न्यायपालिका की निंदा करी है। ये कहा गया कि न्यायपालिका निर्णय नहीं लेती। और आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में देख लो, इंडिया में देख लो, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बीच में हमेशा क्या रहते हैं, मतभेद रहते हैं। और उधर एग्जीक्यूटिव भी अलग रहती है। यानी कि सरकार के तीन अंग हैं, जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके बीच में आए दिन मतभेद चलते रहते हैं। और जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ 2023 में, इस टाइम पे तो खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे चंद्रचूड़ जी हैं और जो हमारी सरकार है, इन दोनों के बीच में ठनाठनी रहती है। कभी कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर। तो न्यायपालिका और विधायिका में हमेशा मतभेद रहते हैं भैया। तो न्यायपालिका कई बार नौकरशाही के उत्पीड़न से व्यक्तियों की रक्षा करती है। तो ऐसे में एक स्वतंत्र न्यायपालिका को लोकतंत्र के लिए आवश्यक माना जाता है इन सभी कार्यों की वजह से। लेकिन न्यायपालिका का ना तो चुनाव होता है और ना ही ये किसी के प्रति जवाबदेह होती है। तो हम कहते हैं न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए अनिवार्य क्यों है। तो लोकतंत्र के लिए अनिवार्य इसलिए है क्योंकि इसके पास एक पावर है न्यायपालिका के पास, और वो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, यानी कि न्यायिक समीक्षा की। न्यायिक समीक्षा का मतलब ये होता है जो हमारी सर्वोच्च अदालत है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो हर एक कानून की जांच परख करेगी और वो ये तय करेगी कि कहीं वो कानून का निर्माण संविधान का उल्लंघन तो नहीं है, कहीं कोई सरकार तानाशाह रूप लेकर ऐसा कानून तो नहीं बना रही है जिससे जनता के मौलिक अधिकार छिन जा रहे हों, जिनसे जनता के अधिकार शून्य हो जा रहे हों। जैसे कि आर्टिकल 13 भारतीय संविधान का कहता है कि यदि आपने, यानी कि संसद ऐसा कोई कानून बनाए जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो वो कानून अपने आप में शून्य हो जाएगा। यानी कि संसद जब भी कोई कानून बनाएगी, उस कानून की जांच कौन करती है, न्यायपालिका। उसकी यही पावर क्या कहला रही है, न्यायिक समीक्षा कहला रही है। इस प्रकार जो न्यायपालिका है उसके पास ये बहुत बड़ी पावर जाती है कि वो किसी भी कानून को रद्द कर सकती है, वो किसी भी कानून को लागू करवाने की शक्ति रखती है। तो इस प्रकार स्वतंत्र न्यायपालिका के अगर अधिकारों की बात करें तो अधिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। उनमें से कुछ अधिकार तो विधायिका के समान होते हैं बिल्कुल, और कई बार संसद से ही बड़े होते हैं। इस प्रकार के अधिकारों को ये मानकर स्वीकार कर लिया जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था में जो लोकतंत्र है वो लिखित संविधान में होता है, और लिखित संविधान की जो रक्षा कर सकते हैं वो विधि विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, वही लोग कर सकते हैं जिन्हें कानून का ज्ञान हो, और कानून का ज्ञान होता है कोर्ट के पास। इसलिए कोर्ट ही संविधान की रक्षक है, और उसके ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हर मामले में संविधान की रक्षा करे, संविधान की कसौटियों पर खरा उतरे। यूरोप के विभिन्न देशों में विभिन्न रीतियां प्रचलन में हैं, लेकिन ब्रिटिश राज व्यवस्था में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, क्राउन का शासन है। वहाँ पर ये माना जाता है कि राजा का आदेश ही सब कुछ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की न्यायपालिका स्वतंत्र है। वो क्या करती है, कार्यपालिका और विधायिका पर पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। तो ब्रिटेन की बात किया जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं न्यायपालिका कमजोर है, लेकिन अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की कहीं ना कहीं न्यायपालिका मजबूत है। इसलिए भारत की अगर बात करें तो भारत में जो न्यायपालिका है वो अमेरिका से ही ली गई है। इस प्रकार हमेशा से एक आदर्श लोकतंत्र की बात करें तो उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन कई बार कोई जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक कहलाने वाले देशों में जो लोकतांत्रिक राजनीति हो वो लोकतांत्रिक ही हो। कई बार बहुत सारे देशों के एग्जाम्पल इस टाइप से हैं कि वहाँ पर वो लोकतांत्रिक देश तो होते हैं लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र होता नहीं है, जनता शासन करती नहीं है। न्यायिक समीक्षा और न्याय करने का काम उस व्यक्ति के हाथ में है जो खुद ही जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। राज्य अपनी विशाल नौकरशाही के दम पर, सेना के दम पर बड़ी से बड़ी शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है, और ऐसे में हमें लगता है कि लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है। फिर भी चुनावी राजनीति में, नौकरशाही में, आधुनिक राजनीति में हम कहते रहते हैं हर जगह डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। हर एक देश यही कहता है, यूरोप में भी यही चलता है, अमेरिका में भी यही चलता है। लेकिन हम ये बात जान चुके हैं कि तानाशाही शासन में भी इन शक्तियों का प्रयोग जनता के नाम पर किया जाता है। चुनाव करवाए जाते हैं लेकिन जनता और शासक के बीच में एक खाई बनी रहती है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि मानव इतिहास में पहली बार अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में जनता तो बड़े पैमाने पर भागीदारी कर रही है, लेकिन जनता स्वयं शासन नहीं कर रही है। तो ऐसे में हम कह देते हैं फिर भी पहले के मुकाबले अब चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि राजतंत्र की बात करें या सन 1800 से पहले के पूरी विश्व की बात कर लो आप, कहीं पर भी जनता ना इस चीज़ में अपनी डेडिकेशन नहीं दिखा पाती, जनता खुलकर ये नहीं बोल पाती कि हमारा राजा कौन हो।
लेकिन जो चुनावी माध्यम आया, इस चुनावी माध्यम में जनता कम से कम ये तो कह सकती है कि अपना वोट डालकर ये तो दिखा सकती है कि मैं इस बंदे को चाहता हूँ, चाहे भले वो बंदा जीते ना जीते। तो इतने बड़े पैमाने पर जनता अपनी राय दे रही है, बस इसीलिए हम सोच लेते हैं लोकतंत्र है। लेकिन वास्तविकता धरातल पर आप देखिए, ना न्यायपालिका हमारे हित में है, ना कार्यपालिका हमारे हित में, ना विधायिका हमारे हित में। और हम कहा जा रहा है कि लोगों का शासन है, लेकिन लोगों की भागीदारी वहाँ पर शून्य है। इस प्रकार की भागीदारी जनता को लामबंद करके होती है, जनता को इकट्ठा करके होती है, और जनता को एक साथ मिलाने का एक तरीका है विचारधारा। आधुनिक राजनीति में क्या हुआ है, चाहे 18वीं शताब्दी की बात करें, 19वीं शताब्दी की बात करें, या फिर चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ हो, चाहे रशियन रेवोल्यूशन हुआ हो, तो फ्रांसीसी क्रांति हो, चाहे रूसी क्रांति हो, चाहे अमेरिकन क्रांति हो, इस सब में क्या हुआ, एक पार्टी आई, तो एक राजनीतिक दल आया, एक राजनीतिक दल ने एक नई संस्था का निर्माण करा। तो देखो, राजनीतिक दल की परिभाषा क्या होती है, कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जिन सबकी विचारधारा एक जैसी हो, जो कि राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हो, जिनका उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति हो। तो ये दल नौकरशाह के भीतर और दरबार में उपस्थित रहने वाले पहले गुट नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये बहुत बड़े संगठन थे। इन्होंने अपनी विचारधाराओं के लोगों को इकट्ठा किया। कई बार ये विचारधाराएं धर्म, राष्ट्र आदि का रूप लेकर उभरी भी, कई बार ये समूह बनकर उभरे, और इन्होंने आने वाले भविष्य की तस्वीर खाका करी। इन्होंने ये दिखाया कि आने वाली राजनीति इन्हीं के नाम पर है। चाहे आप फ्रांसीसी क्रांति देख लो, चाहे आप रूसी क्रांति देख लो, चाहे अमेरिकन क्रांति देखो, हर क्रांति के बाद एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ, और फिर इसी राजनीतिक पार्टी ने सत्ता अपने हाथ में ले ली, और फिर ये जो चीज़ें चाहती थी, इन्होंने खुद संसद में बैठकर वो रूल और रेगुलेशन लागू किए, जो कि हम आगे इस किताब में पढ़ेंगे भी। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति, और चैप्टर नंबर 3 में हम ये भी पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति का फिर फ्रांस गणराज्य पर क्या प्रभाव हुआ। तो जो राजनीतिक दल आए, इस प्रकार से राजनीतिक दल की बात करें तो वैचारिक स्थिति थी, जो कि जनता को इकट्ठा करना चाहती थी, जनता को लामबंद करना चाहती थी। कई कई राजनीतिक दल सक्रिय रूप से जनता के बीच समर्थन बनाने की चेष्टा करने लगे। जनता का एक बड़ा वर्ग फिर राजनीति के बारे में अधिक से अधिक चीज़ें जानने लगा और राजनीति के साथ जुड़ता चला गया। जनता से कहा जाने लगा कि वो राजनीतिक विकल्पों का चुनाव करें, अपना वोट दें, विभिन्न तरीकों से किसी विषय पर अपनी स्थिति बताएं। इससे ये हुआ कि नागरिकों से वोट देने को कहा गया, श्रमिक संगठन का सदस्य होने के लिए कहा गया, बड़े बड़े मजदूर संघ बनाए गए। इसके अलावा याचिका यानी कि पिटीशन पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। प्रदर्शन और जुलूस में भाग लेने के लिए जनता को अवेयर किया गया। अखबार का ग्राहक बनने को कहा गया कि अखबार पढ़िए ताकि आपको अपनी जनता के आपको अपने देश के बारे में पता चल सके। सभा में गतिविधियों में शामिल होने के लिए जनता को बात की गई। तो अगर आज हम ये सारी जो चीज़ें देखते हैं, ये सारी चीज़ें यूरोप से शुरू हुई। पहले की अगर बात की जाए तो देखो, पहले इंसान खेती करता था आराम से, और हरिया अगर खेती कर रहा है पूरे दिन, उसे कोई मतलब नहीं है कौन शासन कर रहा है कौन शासन नहीं करना, क्या है, पूरी की पूरी खेती हो रही है, खेती का कुछ भाग वो ले जाकर दे दे रहा है, उसका असीम शोषण किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि उसे अपने अधिकार नहीं पता, उसे नहीं पता आसपास हो क्या रहा है। तो जब लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझाने लगे राजनीतिक दल, तो यानी कि हम कह सकते हैं एक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वही जनता को अवेयर करते हैं, वही जनता को लामबंद करते हैं, वही जनता को विचारधाराओं के माध्यम से इकट्ठा करते हैं, वही जनता को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि हाँ भाई जनता देख, तेरे हाथ में कितनी सारी पावर है, अगर तू एक साथ हो जाए तो ये हो सकता है कि लोकतंत्र में एक नए शासक का उदय हो, और जो कि हमारे हिसाब से काम करे। तो यानी कि जनता को जनता की पावर याद दिलाना किसका काम है? राजनीतिक दलों का। अफसोस ये है कि थोड़ा सा आज भ्रष्टाचारी हो गए और कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ हित समूह भी होते हैं जो अपना समर्थन जुटाते हैं, राजनीतिक दल बना लेते हैं। वो किसी एक खास दृष्टिकोण से जुड़े हुए होते हैं। जनता से की जाने वाली लगातार मांग को वो बढ़ावा दे देते हैं, अपनी स्थिति तय करते हैं, और इस प्रकार से वो ये दिखाते हैं कि जनता ने जो डिमांड करी है उस डिमांड को सिर्फ वही पूरा करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक दल एक ऐसा साधन बन गए हैं जिनके माध्यम से शासकों को चुना जाता है, और जिनके माध्यम से शासक अपने आप को वैध ठहराते हैं। बिल्कुल ऐसे ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में हुआ, और फिर शेष यूरोप की राजनीति में, फिर शेष विश्व की राजनीति में ये चीज़ें होने लगी। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आधुनिक जनता पर नौकरशाही की जो निरंकुशता है और पार्टी की जो लामबंदी है, ये इसी का राज है। यानी कि आज जो ये सरकारी कर्मचारी बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं, जिन्होंने हमारे पूरे के पूरे जीवन को कंट्रोल कर लिया है, आज हर चीज़ के लिए हम इन पर निर्भर हैं। इसके पीछे जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है राजनीतिक दल, जहाँ किसी व्यक्ति अथवा समूह की स्वतंत्रता, पसंद, उसकी वास्तविकता, उसके बारे में कोई अर्थ नहीं रह जाता कि बंदा क्या चाहता है, बंदे की स्वतंत्रता कितनी है, लोगों को वास्तव में क्या चीज़ें पसंद है क्या नहीं, इस सब का कोई अर्थ नहीं है। और लोकतंत्र के ये गुण होने चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में आज ये नहीं है। हम क्या चाहते हैं क्या नहीं, हम किस तरीके से चाहते हैं, ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं है। हम पर एक आदेश थोप दिया जाता है जिसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है। अपने शासन के वैध होने का दावा और जनता के समर्थन के लिए राजनीतिक दल नामबंदी करते हैं, और ये दोनों ही अधिकार आधार नागरिकों के अधिकार हैं, ये बात की जाती है। बिल्कुल यही चीज़ फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी किया गया था। यूएनओ का जब निर्माण हुआ तो इसे ह्यूमन राइट का नाम दिया गया। आधुनिक राजनीतिक चर्चाएं जो होती हैं, इसमें अधिकार की बात की जाती है, और अधिकारों का अर्थ होता है कि सब अधिकार जिसके साथ व्यक्ति का जन्म होता है वो उससे छीने नहीं जा सकते। तो वो अधिकार जो एक मनुष्य होने के नाते मनुष्य को मिलने चाहिए,
उन्हीं अधिकारों को ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, मानवाधिकार कहा जाता है। और ये मानवाधिकार कोई शासक नहीं देता बल्कि ये प्रकृति देती है। पहले इन्हें ना प्राकृतिक अधिकार कहा जाता था, लेकिन आजकल इन्हें ह्यूमन राइट्स कहा जाता है और अब इन्हें राज्य देने लगा है। तो इस ह्यूमन राइट के नाम से नागरिक, पता है राज्य क्या कर रहा है? राज्य नागरिकों की सारी गतिविधियों को अपने हाथ में ले रहा है, उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, जो कि इस चर्चा हम चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 में भी कर चुके थे। आज जितनी भी नागरिक कार्यवाही हैं, वो नागरिक कार्यवाही समूह बनाकर की जा रही हैं, सत्ता पाने के लिए की जा रही हैं, सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से की जा रही हैं। उनका मकसद है कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पावर गेट करें। लेकिन उसके लिए वो क्या करते हैं? इसके लिए वो ये करते हैं कि जो लोग अन्याय के शिकार हैं उन लोगों को ये इकट्ठा करते हैं, उनकी रक्षा करने का वायदा करते हैं, पर्यावरण सुरक्षा करने का वायदा करते हैं, उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात करते हैं। और फिर ऐसी बातें करते करते ये लोग अपना एक गुट बना लेते हैं कि हाँ भाई, हम किसी न किसी हित के लिए लगे हैं, किसी न किसी की रक्षा के लिए किए हैं। कई बार ये हित व्यापारिक भी हो सकते हैं, कई बार ये व्यावसायिक भी हो सकते हैं, कई बार ये श्रमिक लोगों के लिए भी हो सकते हैं, कई बार साधारण जनता के लिए हो सकते हैं, कई बार जनहित के लिए हो सकते हैं। और ऐसे में एक बहुत बड़ी भीड़ बन जाती है और उनमें से वो भीड़ अपने इन मांगों के लिए उन लोगों को चुन लेती है जो लोग उनके सामने आते हैं ये वायदा करके कि हम लोग इन अधिकारों की आपकी पूर्ति करवाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं जो आधुनिक राजनीति है, आधुनिक राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता और दी गई है लास्ट पैराग्राफ में कि 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के बाद इसकी शुरुआत होती है। इसमें वामपंथी भी हैं, मध्यपंथी भी हैं, दक्षिणपंथी भी हैं और बहुत सारे राजनीतिक दल भी हैं। वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं की बात की जाए तो वामपंथी में वो सभी विचारधाराएं आती हैं जो परिवर्तन चाहती हैं, निरंतर परिवर्तन चाहती हैं, अतीत से परंपरा से भविष्य की ओर जाने की बात करती हैं, गरीबी को खत्म करने की बात करती हैं। ये सब वामपंथी विचारधाराएं हैं। इनमें समाजवाद आता है और साम्यवाद आता है जो कि सोवियत संघ में शुरू हुआ था। मध्य वर्ग की बात करें, ये परिवर्तन तो चाहते हैं लेकिन ये चाहते हैं कि प्रवर्तन कम हो, यानी कि इनकी जो संस्कृति है वो कम तरीके से प्रभावित हो। ये अतिवाद से डरते हैं, ये चाहते हैं कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। उदारवादी आंदोलन ये चाहता है कि सभी लोगों को अधिकार मिले और राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे। दक्षिणपंथी विचारधारा जो है वो पूंजीवादी विचारधारा को मानती है। ये कहती है क्रांति होनी ही नहीं चाहिए। 1830 के दशक में जितने भी उदारवादी थे वो ये चाहते थे क्रांतिकारी नहीं होनी चाहिए। क्रांतियाँ वामपंथी करते हैं, समाजवादी करते हैं। विचारधारा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति का आंदोलन भी उदारवाद था, समाजवाद नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे स्वतंत्रता, वो चाहते थे समानता, वो चाहते थे भाईचारा। लेकिन साम्यवाद ये चाहता है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो राज्य के नियंत्रण में हो जाए, हर चीज़ अंडर गवर्नमेंट हो जाए। लेकिन दक्षिणपंथी कहते हैं नहीं, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हर एक बंदे को अपने अपने व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो दक्षिणपंथी की विचारधारा का उद्देश्य यह था कि क्रांति को लगाम दी जाए, जो चीज़ अस्तित्व में आ चुका है उसे और मजबूत किया जाए। उनका यह मानना है कि परंपरा का इस्तेमाल किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, उसमें एक एक करके बदला जाए, लेकिन उसे उखाड़ कर फेंका ना जाए। यानी कि चीज़ों को धीरे धीरे परिवर्तित करो, ये नहीं कि पूरी की पूरी सत्ता को पलट दो, तख्ता पलट कर दो। कह रहा है कि 1815 तक फ्रांसीसी क्रांति के लिए परिवर्तनों को स्वीकार किया गया। 1848 के बाद क्रांतियों की परिवर्तन श्रृंखला शुरू कर दी गई, जिसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ से वामपंथी कौन होते हैं, दक्षिणपंथी कौन होते हैं, बस ये बात बताई गई है। लास्ट में बताया गया दक्षिणपंथी की बात की जाए तो दक्षिणपंथी एक और जो इसका झुकाव है वो है प्रतिक्रांति, क्योंकि क्रांति के विचार के प्रति घृणा का भाव करना ही प्रतिक्रांति है। क्योंकि साम्यवाद ये कह रहा है, वामपंथी क्रांति की बात करें, उनका ये मानना है कि गरीब जब भी विकास कर सकता है जब वो क्रांति करे। लेकिन दक्षिणपंथी कह रहे हैं नहीं, क्रांति नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे सुधार होने चाहिए। तो वामपंथी और दक्षिणपंथी में क्या अंतर होता है ये आपको पता चल गया। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी था और देखो लाइन टू लाइन अगर हम पढ़ेंगे तो भी चीज़ें यही आएंगी। तो अगर आपने लेक्चर सुन लिया तो उसके बाद अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे वो प्रश्न वहाँ पर पूछिए, जिसका आंसर मैं वीडियो बनाकर या फिर वहीं पर आपको अगर लिखित रूप में समझाना होगा तो उससे भी समझा सकता हूँ। तो आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। अगर आप यहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे लोकतांत्रिक राजतंत्र से आप क्या समझते हैं। न्यायपालिका के महत्व पर लिखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, आगे इस चैप्टर का सारांश है। तो पहला चैप्टर हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया है। यहाँ पर कुछ वकैप्स भी हैं, जैसे निरंकुश सत्ता का मतलब क्या है। तो राज्य पर शासन चलाने के लिए अगर आपको असीमित अधिकार मिल जाए तो ये क्या है, निरंकुश शक्ति है। अनुदार पंथ का मतलब ये होता है कि विरोध करने की प्रवृत्ति हो। प्रतिक्रांति का मतलब यह है कि क्रांति जो पहले की किसी क्रांति से स्थापित राजनीतिक शासन को बदल देगी। और फांसीवाद जो है ये दक्षिणपंथी तानाशाह शासन की विचारधारा थी। और फांसीवाद का उदय कहाँ हुआ था, इटली में, जो कि हम आगे किताब में पढ़ेंगे भी। और नाजीवाद का उदय कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। आशा है आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें ताकि हमें ये पता चल पाए आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं।
धन्यवाद।